तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिटेल में जाना था कि कूली फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन साहब के साथ क्या हादसा हुआ था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे 1984 अमिताभ बच्चन साहब की पॉलिटिक्स में एंट्री। तो रामोतर भाई, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन सर की जो पॉलिटिक्स में एंट्री थी वो कितनी सही थी? एज एन एक्टर वो मतलब इतना सक्सेसफुल थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में जाना सही था या नहीं सही था? इस पर आप क्या सोचते हैं, अब थोड़ा बताइए जरा। फिर इसके बाद हम लोग उस मामले पर भी आएंगे जो बोफोर्स मामला था, बाकी सारी चीज़ों पर आएँ। खैर आप बताइए इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थितियाँ उसको घसीट के वहाँ पे ले जाती है जहाँ पे ना उसे उसके जाने की योजनाएं होती है, ना वो जाना चाहता है, ना उसकी अंतरात्मा बहुत बार कह रही होती है, लेकिन परिस्थितियाँ उसको घसीट के ले जाती है। अमिताभ बच्चन के साथ भी वैसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन का परिवार गांधी परिवार से काफ़ी क्लोज था, ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और दर्शक जानते भी हैं इस विषय में। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा, तो उसके बाद संपूर्ण देश में दंगे फैले। ये सब तो बातें हैं ही, वो अपना एक अलग मुद्दा है जिस पे एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव होने लगे, उसके बाद भारत में लोकसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस की पूरी जिम्मेवारी राजीव गांधी पे आ गई, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे पे। अभी राजीव गांधी पे आ गई तो राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की मित्रता काफ़ी अच्छी थी, बचपन के दोस्त थे दोनों। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से मदद मांगा कि भाई आप चुनाव में मदद करो, आप हमारे लिए चुनाव लड़ो अपने इलाहाबाद क्षेत्र से। और अमिताभ बच्चन ने ये बात स्वीकार किया और उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ना मान लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा वहाँ से, और वो चुनाव लड़े भी और भारी मतों से जीते। और वो जीत भी कोई ऐसा वैसा जीत नहीं था, एचएन बहुगुणा को हराया था उन्होंने, जो उस समय के सबसे कद्दावर नेता थे और लगातार जीत के आ रहे थे, और एक काफ़ी अंतर से हराया था उन्होंने उनको। तो ये चीज़ें थी। हालांकि क्या होता है ना कि हर एक काम के लिए आप बने नहीं हो सकते, कुछ काम कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही सूट करता है। पॉलिटिक्स अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा सूट नहीं किया है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ लोकल में कहते हैं ना कि एक कहावत बड़ा यूनिक है कि जिसका काम जिसको साजे और करे तो डंडा बाजे, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि भावल भावल के हिस्सा में बांदर भी धान खाने के लिए चल गया। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो भालू है, भालू के ये में भालू को देखकर बंदर भी चला गया धान खाने के लिए। और क्या होता है हाँ, भालू क्या होता है, धान आराम से खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं धान का फसल को, लेकिन बंदर नहीं खा सकता है, वो उसके गले में अटक जाएगा। तो यही चीज मेरे यहाँ कहावत ये है, हाँ, कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। वैसा ही कुछ है। तो अभी क्या हुआ ना कि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने अच्छा काम भी किया। अपने जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया, बाकायदा उन्होंने पैदल यात्राएं की, अपने क्षेत्र में जाके डैम्स बनवाए, किसानों के मामलाएं सुलझाए, इवन उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पे दिलवाए, वो भी अपने पैसे से दिलवाए एम्बुलेंस। और एम्बुलेंसेस के जो खर्चे थे उन्होंने अपने जेब से दिए, अपनी फिल्मों के कमाई से दिए थे। ये भी चीज़ें देखने को मिली जिसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मामला हुआ। लेकिन क्या हुआ ना कि एक दौर पे वो भी आया जहाँ पे बोफोर्स घोटाले में इनका और इनके भाई का नाम आया। बोफोर्स घोटाला मतलब बोफोर्स तोप का बात यहाँ पे हो रहा है, तो वो एक कंपनी से ख़रीदा गया था, फॉरेन कंपनी से, और ये सब मामलाएं आई थी। खैर बोफोर्स घोटाला पे नाम आया और विपक्ष ने, उस वक्त जो विपक्ष नेता थे चंद्रशेखर सिंह करके थे, फिर प्रधानमंत्री भी वो बने थे बाद में। चंद्रशेखर सिंह ही थे ना सत्य विजय भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं है यार मुझे भी। हाँ, तो अगर मैं गलत नहीं तो वही थे शायद। तो फिर ये चीज़ें हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उछला और अमिताभ बच्चन का नाम काफ़ी ख़राब हुआ था उस समय। हर पत्रकार, हर अखबार के फ्रंट पेज पे ये चीज़ें आई और अमिताभ बच्चन की काफ़ी बुराई हुई, हर जगह थू हुई कि भाई ये बंदा मतलब दिखता कुछ और है कुछ और। चीज़ों को लेकर काफ़ी ये चीज़ें फैलाई गई। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया, हालांकि डिप्रेस हुए लेकिन बड़ा पॉजिटिवली लिया, और फिर कोर्ट में वो केस लड़ा, लंबा केस चला, और फिर ये लोग केस जीते भी, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, और खुद को निर्दोष साबित किया और तौबा कर लिया यहीं से राजनीति से। तो ये चीज़ें देखने को मिली कि अमिताभ बच्चन अच्छा करने के लिए चले गए थे पॉलिटिक्स में, लेकिन बुरा हुआ इनके साथ। तभी से इनका राजनीति से मोहभंग हो गया, और फिर
इसी दौरान फिर 1991 के आसपास में राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। एलटीटी वाले लोग हत्या कर देते हैं इनका, वो विरोध में कि भारत सेना चली गई थी, शांति सेना चली गई थी एलटीटी को रोकने के लिए यहाँ पे श्रीलंका। तो ये सब मामले हुए यहाँ पे, और वो राजीव गांधी साहब की हत्या हो जाती है। अमिताभ बच्चन भी इधर पॉलिटिक्स से चले जाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन का जब पॉलिटिक्स से मोह भंग होता है तो फिर ये वापसी करते हैं फिल्मों में। हालांकि ये जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो वापसी का जो सिलसिला है वो राजीव गांधी की हत्या 1991 से पहले की बात है। ये वापसी करते हैं फिल्म शहंशाह से, और इस दौरान क्या होता है कि पूरे देश भर में ये बातें चल रही होती हैं कि अमिताभ बच्चन बोफोर्स घोटाले में शामिल हैं। ये बातें चल रही होती हैं, इनके पोस्टरों पे कालिख पोता जाता है, और फिल्म को लेकर ये कयास लगाए जाते हैं कि फिल्म काफ़ी बुरा प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिल्म ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और सब चीज़ें अच्छी रही फिल्म को लेकर। हालांकि इस फिल्म के लिए जब अमिताभ बच्चन को 1983-84 से लगातार अप्रोच कर रहे थे टीनू आनंद, इस फिल्म के बनने की भी काफ़ी दिलचस्प घटनाएं हैं शहंशाह के बनने की। शुरू में तो जब अमिताभ बच्चन ने इसको मना कर दिया तो इसको जितेंद्र को लेकर बनाने की बात चली, और जितेंद्र को लेकर बनाने के बाद चली, इवन जितेंद्र को कास्ट कर लिया गया, इवन ड्रेसेस वगैरह भी दे दिए गए कि आप इस प्रकार के ड्रेस पहनेंगे जो शहंशाह का कैरेक्टर रात में पहनता है। लेकिन क्या हुआ कि फिल्म जब डिले होती रही तो जितेंद्र ने उस ड्रेस के कॉन्सेप्ट को ही उड़ा लिया, कहते हैं, पता नहीं, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी एक फिल्म आग का गोला में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आग का गोला ही फिर आग का शोला इसी टाइप से कोई फिल्म आई थी। बहुत गोला तो सनी देओल की थी, नहीं जितेंद्र की फिल्म आई थी वैसी कुछ ड्रेस थी शहंशाह जैसी। क्या बोल रहे हैं? शहंशाह की कॉपी ड्रेस पहनी थी उसमें जितेंद्र ने। हाँ, तो आग और शोला या फिर इस टाइप से कोई नाम थी, लेकिन आग का ही जिक्र है। तो उस फिल्म में उस ड्रेस को पहन लिया, तो ये बात बाद में इन्होंने देखा, टीनू आनंद ने बोला कि ये तो हूबहू ही ड्रेस है। फिर इन्होंने अलग से ड्रेस डिजाइन करवाया जिसमें फिर वो अमिताभ बच्चन को वो हाथ वाला चीज़ लगवाया, ये सब चीज़ें कुछ कुछ बदला गया। हालांकि जितेंद्र की फिल्म छोड़ने के बाद जैकी श्रॉफ को लेकर भी बनाने की बात चल रही थी ये फिल्म शहंशाह को। तो फिर जब अमिताभ बच्चन की वापसी की बात हुई तो जया भादुड़ी उस वक्त स्पेशली मिली, जया बच्चन ने स्पेशली मिली थी जैकी श्रॉफ से और बोला था कि बच्चन साहब इससे वापसी करना चाहते हैं तो आप फिल्म से अपना नाम वापस ले लें और ये करना चाहेंगे अमिताभ बच्चन। तो जैकी श्रॉफ ने स्वेच्छा से फिल्म छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने काफ़ी तैयारी किया था फिल्म का, और फिल्म हीरो के बाद इनके बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट था भी नहीं। फिल्म हीरो के बाद 1983 में हीरो आई, उसके बाद इनका जो कैरियर था बहुत मतलब ढलान धीरे धीरे जाने लगा था। फिल्में अच्छा कर नहीं रही थी, युद्ध वगैरह जो फिल्में आई थी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। खैर, तो इवन वो पाले खान वगैरह भी आई थी, बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। तो ये सब चीज़ें हुई थी जैकी श्रॉफ को, तो उनको बड़ा उम्मीद था कि शहंशाह से मेरा कैरियर एक बार फिर से अच्छा कर पाएगा। लेकिन अब अमिताभ बच्चन उस बोर्ड में शामिल हो गए तो फिर वो वहाँ से निकल गए। शहंशाह ने अच्छा किया। फिर उस दौरान दो और फिल्मों का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की वापसी में एक अच्छा रोल प्ले किया, जैसे तूफान और जादूगर। दोनों फिल्मों का कॉन्सेप्ट गौर करना सत्य विजय भाई आप, कि इन दोनों फिल्मों की कहानी में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। दोनों में जो अमिताभ बच्चन का किरदार है वो जादूगर टाइप का है, कुछ इस टाइप की चीज़ें प्ले कर रहा होता है। हालांकि ये जो तूफान और जादूगर का कॉन्सेप्ट है उसमें दोनों कैरेक्टर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के डायरेक्टर्स दो है, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। हालांकि मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को, लेकिन वो उसी प्रोडक्शन की थी, मनमोहन देसाई की प्रोडक्शन की थी। अमिताभ बच्चन ने दोनों को अंधेरे में रखा कि भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, बताया नहीं दोनों को। लेकिन इस विषय में जब मनमोहन देसाई ने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई देखिए, आपके काम पे हम सवाल नहीं उठा सकते, आप क्या बताना चाह रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि एक डायरेक्टर के बाद दूसरे डायरेक्टर को बताया जाए। ऐसे में तो फिर मेरी विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाएगी ना, कि मैं एक का कॉन्सेप्ट दूसरे को बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं आपको बताया, और अब ये कॉन्सेप्ट मिलजुल रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई, और यहीं से तो फिर मनमोहन देसाई का प्रोडक्शन हाउस पे लगभग गर्त में जाना शुरू हो गया, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। और फिर वो दौर भी आया जहाँ पे लोग उन्होंने अपना दूसरी शादी का भी वो बात आया अभिनेत्री नंदा के साथ, जिन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का प्लान बनाया था। बाद में फिर 90s के शुरुआती समय में, अर्ली 90s में इनका डेथ भी हो जाता है मनमोहन देसाई का अपने घर के छत से गिरकर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में उन्होंने जाके ये आत्महत्या किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनमोहन देसाई जैसा पॉजिटिव आदमी डिप्रेशन में जा सकता है और आत्महत्या कर सकता है।
हाँ, क्योंकि वो जिस प्रकार कॉन्सेप्ट लेके आते थे वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो ये चीज़ें भी हुई। हालांकि इस दौरान एक बात और भी हुआ कि शशि कपूर जो थे, शशि कपूर बनाना चाह रहे थे उस वक्त एक बड़े बजट की फिल्म, और उन्होंने रूस के सहयोग से एक फिल्म बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो वो 1991 में फिर आई वो फिल्म, सत्यविजय भाई अभी जिसका जिक्र कर रहे थे हम लोग, अजूबा। तो हाँ, एक रूसी फिल्म निर्माण कंपनी के सहयोग से बनी थी अजूबा। अजूबा को पहले चाहते थे शशि कपूर की उनके भाई उसको डायरेक्ट करे राज कपूर, लेकिन राज कपूर का फिर वो बीच में ही देहांत हो गया, तो फिर वो नहीं कर पाया। उनकी फिल्म जो हिना थी, हिना को उन्होंने आधा डायरेक्ट किया था और फिर रणधीर कपूर ने उसको पूरा किया, तो उनका खुद का प्रोजेक्ट फंस गया। तो फिर वो सब करते यहाँ से कहाँ से कर पाते इसको, अजूबा को। तो एक वो चीज़ हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मनमोहन देसाई से करवा ले, शशि कपूर मनमोहन देसाई से करवा ले उस फिल्म को, अजूबा को, लेकिन मनमोहन देसाई ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा और हम कर भी नहीं पाएंगे इस फिल्म को। तब फिर शशि कपूर ने खुद डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। हालांकि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी अजूबा। हालांकि अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फ़ैन कहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा था और फिल्म ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिल्म ने अच्छा कब किया उसके विषय में एक बात है कि उस फिल्म को बाद में सैटेलाइट टीवी पे जब रिलीज़ किया गया, तो उस सैटेलाइट राइट्स जब बेचे गए तो उस वक्त फिल्म ने अच्छा कमाया, और उससे फिर शशि कपूर का बहुत सारा जो कर्ज था वो चुक गया जो इस फिल्म को लेकर उन्होंने लिया था। हालांकि क्या हुआ ना, फिल्म अच्छा था। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो फिल्म में कोई मैंने देखा था बचपन में, DD1 पे देखा था। या अली मेरा नाम है अली, वो एकदम ही नॉर्मल फिल्मों से थोड़ी अलग थी, मस्जिद वाली गली। उस टाइम में इस तरह की फिल्में अच्छी लगती थी, अजूबा, और एक जितेंद्र की मूवी नहीं थी जिसमें वो क्या नाम था, हिम्मत, पाताल भैरवी, पाताल भैरवी आया था, पाताल भैरवी, हाँ, हातिम ताई करके हातिम ताई भी आया था उस वक्त। लेकिन ये देखो, जैसे मूवी बहुत अच्छी लगती है। पाताल भैरवी और हातिम ताई वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अजूबा एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अजूबा एक अलग कॉन्सेप्ट पे है। खैर, तो फिल्म क्या था कि इसमें क्या हुआ कि फिल्म अच्छी थी, लेकिन इसमें षड्यंत्र हो गया। षड्यंत्र क्या हुआ कि जो शशि कपूर के बहुत सारे न चाहने वाले लोग भी थे, उन्होंने षड्यंत्र किया। उनका कहना था कि उन्होंने इंडियन मीडिया में या फिर इंडियन दर्शकों के बीच में ये बातें फैला दी कि फिल्म पहले रूस में रिलीज की गई थी और रूस में फ्लॉप हो गई, ऐसा र्यूमर उड़ाया गया। लेकिन रूस में अच्छा कर रहा था फिल्म, लेकिन यहाँ पर ऐसा र्यूमर उड़ा दिया गया कि फिल्म ने रूस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और दर्शकों ने रूस में नकार दिया है फिल्म को। ये बात इंडियन मीडिया में छपी। अब जब इंडियन मीडिया में छप गई ये बात, तो दर्शकों ने फिल्म को नहीं देखना शुरू किया और फिल्म यहाँ से फ्लॉप हो गई। ये चीज़ें हुई, तो एक षड्यंत्र के थ्रू शशि कपूर को फंसाया गया। तो यहाँ पे शशि कपूर समझ गए कि एक अच्छा फिल्म बनाना जरूरी नहीं है, एक अच्छा फिल्म को प्रचार प्रसार करना, मार्केटिंग और बहुत जरूरी है। अपना पीआर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, और यही मात खा गए शशि कपूर। और फिर उन्होंने तौबा कर लिया फिल्म मेकिंग से, और लास्ट फिल्म उनकी रही शशि कपूर की एज ए डायरेक्टर वो फिल्म। ये चीज़ आज भी देखो देखने के लिए मिलती है कि पीआर टीम मतलब जिसकी जितनी होती है मूवी मतलब उतने उसी हिसाब से पैसे कमाती है। मूवी कैसी है ये तो बाद में डिसाइड होता है। कई बार जो अच्छी मूवी नहीं होती वो भी पीआर की वजह से अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। हाँ हाँ, वो तो अभी भी चल रहा है। अभी भी वही चल रहा है। तो ये अजूबा वाला बात आया। फिर उस दौरान और भी फिल्में आई, अकेला वगैरह कुछ फिल्में आई जो कि नहीं कर पाई, और धीरे धीरे इस दौरान एक फिल्म अच्छा आया हम, जिसमें वो गाना था जुम्मा चुम्मा दे दे, तो वो एक अच्छा फिल्म की चला। लेकिन फिर क्या हुआ, अमिताभ बच्चन का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ, उनकी फिल्में नहीं चलने लगी। इवन इस दौरान अमिताभ बच्चन का वो बाल झड़ने का भी धीरे धीरे समस्या शुरू हो गया। हालांकि वो फिर धीरे धीरे उनके बाल काफ़ी झड़ गए। तो उस दौरान अगर दर्शकों ने देखा होगा, उस दौरान के बहुत सारे मृत्युदाता वगैरह का जो प्रमोशन का वीडियो अगर लोग देखेंगे, वो रेट्रो बहुत सारे वीडियो जो आते हैं, एक कोई चैनल में 97-98 के आसपास के काफ़ी बाल झड़ गए थे। हाँ, लहरे रेट्रो करके है, उस पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड होते हैं, तो उस पर आप देखिएगा कि उनकी काफ़ी बाल वगैरह झड़ के बाद उन्होंने विग लगा लिया, वो अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, इस दौरान का जब उनका कैरियर डाउनफॉल पे चला तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम लोग थोड़ा सा इसको बदलते हैं और फिल्म मेकिंग वगैरह शुरू करते हैं, अपना ये सब शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई ABCL, अगर याद हो तो ABCL क्या हुआ कि ABCL ने फिल्में बनाई, म्यूज़िक, वो खुद को म्यूज़िक कंपनी के तौर से पेश किया, मतलब म्यूज़िक राइट्स लिए बहुत सारे फिल्मों के, म्यूज़िक बेचना शुरू किया, फिल्म मेकिंग शुरू किया, इवेंट मैनेजमेंट भी शुरू किया। इवेंट 1996 का जो मिस वर्ल्ड था उसको यही लोग आयोजित किए थे, ABCL वाले लोगों ने। हाँ, तो जिसमें सुष्मिता सेन विनर रही थी। तो ये चीज़ें हुई थी।
खैर, तो इन सब चीज़ों से हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन यहाँ मात खा गए, उनकी कंपनी धीरे धीरे डूबती चली गई। इवन क्या हुआ था कि अगर आपको याद हो, एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, दिल जले। दिल जले का म्यूजिक राइट्स इन्होंने ABCL ने टी सीरीज के साथ काफ़ी ऊंचे दामों में खरीदने का प्रयास किया था। इवन जो इसके जो इवन जो इसके जो उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ABCL को, उन्होंने ये बयान भी दिया था कि हम लोग अभी बहुत कुछ करने वाले हैं और काफ़ी हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर वो इतना कंपनी जब डूब गई, उनके दावे बहुत सारे जल्दी खोखले साबित हो गए, और जब कंपनी डूब गई तो दिल जले के राइट्स फिर टी सीरीज ने खरीद लिया, उसके म्यूजिक राइट्स। इवन जब मृत्युदाता वगैरह जब फ्लॉप हो गई, मृत्युदाता बहुत अच्छा नहीं कर पाई, तो डिम्पल कपाड़िया ने अपने पैसों के लिए काफ़ी हो हल्ला मचाया था, और अमिताभ बच्चन के मुंह पे ये बात है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे फीस चाहिए। अमिताभ बच्चन बहुत असक्षम हो गया था उस वक्त पैसा चुकाने के लिए, ऑलमोस्ट बैंक हो गए थे। ये चीज़ें हुई थी अमिताभ बच्चन के साथ। अभी क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन पर जब दबाव पड़ा, तो अमिताभ बच्चन भी बहुत सारे डायरेक्टर से पैसा नहीं ले पाए थे, तो उनसे इन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने लोगों को अपने एक्टर्स को चुका सकूं। इसी दौरान में किसी बकाड़िया के फिल्म में, अगर आप लोग याद, उस वक्त किसी बकाड़िया की एक फिल्म किया था इन्होंने, लाल बादशाह। हाँ, तो लाल बादशाह किया था, तो लाल बादशाह के पैसे नहीं मिले थे इनको, और फिल्म अच्छा नहीं कर पाई थी। तो केसी पोकाड़िया ऑलरेडी मतलब लोन में चल रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर केसी पोकाड़िया ने अपना जो घर था, बंगला था, उसको गिरवी रख के अमिताभ बच्चन को पैसे दिए थे, और उस पैसे को फिर उन्होंने चुकाए थे इनको, डिम्पल कपाड़िया को। अब डिम्पल कपाड़िया को यहाँ पे विलन बनाना भी गलत होगा, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया उस वक्त राजेश खन्ना से अलग रह रही थी। अब उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना था, तो जाहिर है कि उनको भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सब परिस्थितियों के मारे हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन की कंपनी धीरे धीरे डूब गई, वो काफ़ी ये में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन अमिताभ बच्चन क्या हुआ कि कमबैक करना भी जानते थे। उस दौरान ये भी एक अमिताभ बच्चन खुद एक किस्सा सुनाते हैं कि जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि भाई बताओ तुम्हें मैं कितने पैसे दे दूं कि तुम अपना कंपनी को फिर से खड़ा कर सको, तुम अपने पैरों पे फिर से खड़े हो सको, तुम बैंकरप्ट हो गए हो तो खुद को सुधार सको। लेकिन अमिताभ बच्चन ने पैसे लेने से मना कर दिया था। अब अमिताभ बच्चन धीरू भाई अंबानी का कनेक्शन इसलिए था कि अनिल अंबानी से अमिताभ बच्चन का अच्छे रिश्ते थे, तो ये चीज़ें थी। खैर, तो फिर अमिताभ बच्चन ने वापसी का रिश्ता ठाना, और उन्होंने अपने पुराने दोस्त यश चोपड़ा के पास जाने का सोचा कि भाई वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। और फिर एक दिन अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा से मिले और उनको कहा कि मेरे लिए कोई फिल्म बनाओ, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे काम दे दो। और फिर इस तरह से उनको मोहब्बतें मिली, जिसमें उनको बताया गया कि फिल्म का हीरो कोई और होगा, शाहरुख खान है फिल्म का हीरो, आपको इस टाइप से रोल है। और अमिताभ बच्चन ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत हुई यहाँ से, फिर वो KBC वगैरह भी करने लगे। तो इस टाइप से अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद तो सारा दुनिया जानता है कि अमिताभ बच्चन फिर से स्थापित हो गए। दाढ़ी वाला लुक भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, मोहब्बतें से ही। हाँ, मोहब्बतें सेकंड जर्नी शुरू हुआ, और फिर तो वो रुके ही नहीं, आज भी चल रहे हैं, रुके हुए कहाँ हैं। हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है वाली बात हो गई। वैसे लुक बड़ा अच्छा लगता है, यूनिक लुक है अमिताभ बच्चन का, ये फ्रेंच दाढ़ी का जिस हिसाब से रखा गया था। मतलब आज तक तो जो ऑलमोस्ट, मैं तो उनकी बात करने के तरीके से बहुत बड़ा प्रभावित हूँ। 20-25 साल होने वाले हैं, उसी लुक को अमिताभ बच्चन ने कैरी किया है। देखो उनमें क्या है कि उनका जो भाषा पे जो कमांड है, चाहे वो हिंदी पे हो या फिर अंग्रेजी पे हो, भाषाओं पे जो उनका पकड़ है ना, वो ज़बरदस्त देखने को मिलता है। सही कहा, भाषाओं का ये चीज़ें हैं। आज भी मैं एक बीच में एक दिन वीडियो देख रहा था, उसमें वो KBC का कोई शो, मतलब एक आउटडोर शो था, शायद गुजरात वगैरह में कहीं हुआ था वो शूट। उसमें वो दीवार वाला, आज खुश तो बहुत हो गए तुम वाला सीन वो करते हैं, YouTube वगैरह मिल जाएगा। वो दृश्य जब वो फिर से कर रहे थे, उसमें ऐसे स्टेज पे ऐसे बोले थे डायलॉग, इतना इंटेंस था वो डायलॉग। अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू हैं, दर्शकों के आंखों में आंसू हैं, हम देख रहे थे मोबाइल पे, हम भी इमोशनल हो गए हैं। उसके बाद वो इतना इंटेंस था कि फिल्म से ज़्यादा इंटेंस वो सीन लगता है। तो वो दर्शक जाकर देखेंगे यूट्यूब में, वो अवेलेबल है वो क्लिप। तो ये चीज़ें हैं कि अमिताभ बच्चन आज भी उतना इंटेंस जब वो चीज़ें करते हैं। इवन मैं अभी देख रहा था कि ऊंचाई करके फिल्म आई थी, बढ़ जातिया, सूरज बढ़ जातिया ने बनाई थी, अब देखना वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी मूवी है। तो
नेशनल अवार्ड भी मिला है फिल्म इस उसको। दौरान नहीं भी चले, जैसे कि ये सब आया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वगैरह जो आया कि बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मेरे हिसाब से अच्छी फिल्म है, भले उस वक्त नहीं चल पाई वो। अरे कल की हाँ आप देखो, कल की में अमिताभ बच्चन का कितना हाँ बेहतरीन लुक है। हाँ लुक है, एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। प्रभास को ओवरशैडो कर देते हैं। अमिताभ बच्चन ने ताज जिंदगी लोगों को ओवरशैडो ही किया है, एक अल्टीमेट सच है। पर्सनालिटी उनकी वैसी है कि हाँ। सामने कोई भी हो, मतलब अमिताभ बच्चन का जो ऑरा है, पर्सनालिटी वो अलग ही दिखती है एकदम। सही कहा। किसी भी फिल्म में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई आया एक्टर और उनको ओवरशैडो करके आगे निकल गया, कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई किसी ने। मैक्सिमम टाइम उन्होंने लोगों को ओवरशैडो किया है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, सबको ओवरशैडो कर, विनोद खन्ना हो, जितेंद्र हो, सबको ओवरशैडो करके ही वो आगे निकले हैं। इवन सेकंड पारी में कई बार फिल्म के लीड एक्टर को ओवरशैडो कर देते हैं, ये चीज़ें हैं। तो खैर हम लोगों ने अमिताभ बच्चन पे काफ़ी वीडियोस किए हैं, काफ़ी लंबे वीडियोस किए, छोटे वीडियोस किए, दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया उन वीडियोस को। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार जिन दर्शकों ने वीडियोस को नहीं देखे हैं वो फिर से जाके देखें। इससे पहले 7-8 वीडियोज हम लोग कर चुके हैं, पूरा महीना ही अमिताभ बच्चन का ही चला है। तो फिलहाल अमिताभ बच्चन की वीडियोज़ यहीं पर अब ख़त्म करते हैं, उनके सीरीज़ के वीडियोज़। आपको कैसे लगे अमिताभ बच्चन की वीडियोज़ और कौन से एक्टर्स पे ऐसे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए एक्टर के साथ, नई फिल्मों के साथ, कुछ दिलचस्प बातें लेकर। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, अलविदा।